हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग एसटीए में काफ़ी आपकी पोस्टें आ जाती हैं। डीओ का आ जाता है, डेवलपमेंट ब्रांच का, एग्रीकल्चर ब्रांच का, प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच का, बायोकेमिस्ट्री ब्रांच का। इस प्रकार से काफ़ी इसमें ब्रांचेज आती हैं। डीएचओ का भी आ जाता है। ठीक है। एसटीए में एलिजिबिलिटी क्या होती है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लेंगे। जो स्टूडेंट एमएससी एजी हो, बस एमएससी एजी मतलब मास्टर्स की डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एसटीए के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। इसी में एक पोस्ट आती है डीएचओ की, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, डीएचओ की। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, बीएससी एजी हो, बीएससी ऑनर्स एजी हो, इक्वेलेंट को इसमें रखा जाता है। 4 ईयर की डिग्री जो स्टूडेंट हैं, 4 ईयर की 4 वर्षीय डिग्री जिनके पास है, कंप्लीट है, वो लोग डीएचओ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो आपके कमेंट्स आ रहे थे कि प्रीलिम्स परीक्षा का सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस क्या है और परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसमें हम आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल के माध्यम से पहुंचाएंगे। ठीक है। जिसके लिए आप लोग एक प्यारा सा निःशुल्क सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में भी साझा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजनाएं एवं पाठ्यक्रम, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न किसका है? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। ठीक है, इस बात को क्लियर। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन कृषि विषय का 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ वो विकल्पी प्रकार का होगा। ठीक है। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी। 120 में से कृषि विषय के 80 प्रश्न होंगे तथा जीएस के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडी समान अध्ययन के 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे होगा। कहने का सेंस ये है कि 120 प्रश्न कितने, 120 मिनट का। ठीक है, क्लियर हो गया। 2 घंटे का समय है, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय आपको मिल रहा है। ठीक है। फिर इसके उपरांत 120 क्वेश्चंस कितने मार्क का है? 300 मार्क का। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गया होगा। इसके उपरांत आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे सिलेबस, पाठ्यक्रम पर एक नज़र हम डालते हैं। जीएस का सबसे पहले जो जीएस का पोर्शन है, इसको हम क्लियर करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, हाई स्कूल स्टैंडर्ड का, मतलब 10th के क्लास में जो आपने जनरल साइंस पढ़ा हुआ है उसी के स्टैंडर्ड का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेवल क्या होगा? अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के समकक्ष में हैं, तो इसमें देखेंगे आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो पूरा किस लेवल का पूछेगा, तो ये मान के चलिए कि आप जितना हिस्ट्री पढ़ पाएँ उतना आपके लिए सुटेबल होगा। ठीक है। इतिहास भारत का, फिर उसके बाद नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इसमें आपके राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है। फिर इंडियन पॉलिसी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर आ जाएगा इसमें। ठीक है। फिर इसके बाद आपका इंडियन एग्रीकल्चर, भारत में कृषि, फिर इसमें कॉमर्स एवं ट्रेड, इसमें व्यवसाय आ जाएगा। ठीक है। फिर इंडिया, उत्तर प्रदेश, ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल और नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, ये दोनों आपके इसमें आ जाएंगे, भारत और उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफी, भूगोल और उसके नेचुरल रिसोर्सेस इसमें आ जाएंगे। उसके उपरांत आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए 7वां पॉइंट है करंट नेशनल, राष्ट्रीय, वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण इवेंट आपके आ जाएंगे।
फिर अब 8वां पॉइंट देखिए, थोड़ा सा ये जीएस से अब बदल रहा है। अब इसमें आ गया लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, मतलब इसमें अब रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा आ गया। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब इसका सेंस ये है कि सीधे सीधे ये कह रहा है कि आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश के, इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सी कल्चर है, किस प्रकार का इसमें शिक्षा व्यवस्था है, फिर इसमें कृषि, उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय क्या है, फिर इंडस्ट्रियल एरिया आपके कैसे हैं, फिर उसके बाद लिविंग एंड सोशल, आसपास के सामाजिक समाज क्या है, फिर इसमें 10वां देखेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल। ठीक है, 8वीं लेवल से स्टैंडर्ड, मतलब कक्षा 8वीं में जो आपने पढ़ा है वो तो ठीक है, इसके ऊपर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है, इसके लेवल का अर्थमेटिक पूछा जाएगा, अलजेब्रा पूछा जाएगा और जियोमेट्री पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपका लास्ट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, थोड़ा सा मेट्रोलॉजी का पोर्शन इसमें आ जा रहा है। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट, ये तो आपका जीएस का पूर्ण हो गया, जीएस का पोर्शन इसमें पूर्ण हो गया। अब इसमें आ देखिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, कौन कौन सा विषय पढ़ना होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट की डिफिनेशन, इस सब ये मेंस का नहीं है, प्रीलिम्स का है, तो इसमें इन्वायरमेंट का उसमें डिफिनेशन दे देगा, पूछ लेगा 4 ऑप्शन देकर कि ये किसका परिभाषा है। ठीक है, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, फिर इसके बाद क्लाइमेट एलिमेंट्स एज फैक्टर ऑफ क्रॉप ग्रोथ, मतलब जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स एलिमेंट्स हैं इसमें कौन कौन से मुख्य एलिमेंट हैं, ऑप्शन दे देगा उसमें, सॉइल, एयर, वाटर, ऑल ऑफ दीज, इस प्रकार से आपके ऑप्शन दे देगा, ह्यूमिडिटी, जो भी आपको इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है, अब क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, अब इसमें ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन से यहाँ से बन सकता है, ऑप्शन दे देगा 15, 14, 21, 9, जो आपको सही लगे, जो आपका सही आंसर है उसको टिक करना होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टोरी रिले एंड इंटरक्रॉपिंग एंड दियर इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशन सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, ये अभी सब ये किसका, अभी मेट्रोलॉजी का पोर्शन चल रहा है इसमें। ठीक है, मेट्रोलॉजी मतलब एग्रोनॉमी के अंतर्गत आपका एक मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट आता है, जो आपने पढ़ा होगा बीएससी में, उस बात को पूछ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहा है पैकेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सीरियल्स, पल्सेस, सीरियल्स अनाज वाली फसलें, पल्सेस दाल वाली फसलें, ऑयल सीड तिलहनी फसलें, फाइबर्स रेशे वाली फसल, शुगर एंड कैश क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग खरीफ एंड रबी सीजन इन डिफरेंट रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहां पर समझिए क्या कह रहा है, खरीफ और रबी सीजन की जो डिफरेंट विभिन्न क्षेत्र के जो आपके खरीफ और रबी सीजन के क्रॉप्स हैं उसके बारे में आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके महत्वपूर्ण क्या है, जैसे कैश क्रॉप में पूछ देगा आपको, सीधे सीधे रख देगा एग्जाम्पल के तौर पे, शुगर केन आपका कैश क्रॉप है या नहीं। ठीक, इस प्रकार से पूछ लेगा, पोटैटो आपका कैश क्रॉप है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेगा। फिर आगे देखिए इंपॉर्टेंस, फीचर्स, स्कोप एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेरियस टाइप्स फॉरेस्ट्री विद दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसिमिनेशन एसोसिएशन विथ वेरियस फील्ड क्रॉप्स, विभिन्न प्रकार के जो आपके फील्ड क्रॉप्स हैं, जैसे फील्ड पी, सीरियल्स आपके आ जाएंगे फील्ड क्रॉप में, तो उनका कह रहा है कि फॉरेस्ट्री में और वीड में खरपतवार का, इसमें यहाँ पर एक बार देखेंगे इसका स्कोप क्या है, इसमें प्रवर्धन की विधि क्या है। ठीक है, और इसके विभिन्न कैरेक्टर और सिम्टम्स क्या हैं, सबकी एक अलग इंडिविजुअली कैरेक्टर होती है। ठीक है, उस बात को यहाँ पर जिक्र कर रहा है। अब आगे देखेंगे दियर मल्टीप्लीकेशन एंड कंट्रोल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल इंक्लूडिंग मॉडर्न, अभी आपका सॉइल साइंस आ गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया।
ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसकी क्या है, फिर मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल एंड दियर रोल इन मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल की जो मृदा की जो उर्वरकता या उत्पादकता जो होती है उसका क्या रोल है ऑर्गेनिक खाद का और मिनरल्स का, कार्बनिक पदार्थों का और मिनरल्स का, खनिज पदार्थों का, इसमें क्या अहम रोल है मेंटेन, मतलब उसकी उत्पादकता, सॉइल की जो उत्पादकता होती है उसको बरकरार रखने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉइल्स एक्सटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड दियर रिक्लेमेशन। सॉइल रिक्लेमेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ एक प्रश्न कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किस प्रकार के मिनरल का उपयोग किया जाता है, या कौन सा मिनरल है जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे दे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस, या कोई और ऑप्शन आपका जिंक रख देगा, ठीक है। तो जैसे आपका कैल्शियम रिक्लेमेट कर देता है एसिडिक सॉइल को, वही यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। थोड़ी हिंदी में हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि इंग्लिश में हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर बेनिफिशियल एलिमेंट्स, जो हाउ मेनी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, या फिर पूछ देगा इसेंशियल एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ उनकी संख्या कितनी है, 16 है, 17 है, 18 है, 20 है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंतर्गत आप @ ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस को मेंशन करते हुए आप इसका जवाब देंगे कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कमेंट्स सही जवाब आपका देते हैं, ठीक है। इन सॉइल एंड प्लांट्स, सॉइल और प्लांट के लिए कितने इसेंशियल एलिमेंट चाहिए, ठीक है। दियर अकरेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग दियर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड साइकिलिंग। इसकी साइकिलिंग क्या होगी, मतलब जो आपका जीवन चक्र है इसका, प्लांट न्यूट्रिएंट का जो जीवन चक्र है, जैसे आपके नाइट्रोजन किस फॉर्म में पौधा लेता है, धान का पौधा अमोनिया को किस फॉर्म में लेता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर। अब सिम्बियोटिक एंड नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसकी हिंदी थोड़ी बताना हमारे लिए कठिन हो जाएगी, लेकिन सिम्बियोटिक और नॉन सिम्बियोटिक, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का सेंस ये है कि जो राइजोबियम है या फिर नत्रजन, अभी हमने क्वेश्चन से बताया आपको, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में जैसे टूटता हुआ है, फिर उसी प्रकार से पौधा आपको किस प्रकार से ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसमें सिम्बियोटिक नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर पूछ देगा कि राइजोबियम में, राइजोबियम बैक्टीरिया आपका जो कल्चर है इसी के अंतर्गत आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, सिम्बियोटिक और नॉन सिम्बियोटिक में, ठीक है। जैसे राजमा का जो पौधा है वो नत्रजन किस फॉर्मेट में लेता है और उसकी जड़ें किस प्रकार की होती हैं, कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है या नहीं, फिक्सेशन कर रहा है या नहीं। फिक्सेशन का मतलब स्थिरीकरण। प्रिंसिपल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड इट्स इवेल्युएशन फॉर जुडिशियल फर्टिलाइजर यूज। सॉइल फर्टिलिटी के मुख्य अवयव या फिर सॉइल उत्पादकता, मृदा उत्पादकता का सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सिद्धांत इसका, और इसका इवेल्युएशन, इसका मूल्यांकन जुडिशियल फर्टिलाइजर का जो प्रयोग किया जाता है इसके लिए आपको किस प्रकार का मूल्यांकन करना पड़ेगा सॉइल फर्टिलिटी का, ठीक है। अब आगे बढ़िए। सॉइल कंजर्वेशन प्लानिंग ऑन वाटर सेट बेसिक। अब ये देखिए सॉइल कंजर्वेशन विभाग में अभी सॉइल साइंस चल रहा था, अब फिर आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के तरफ मूव ऑन कर गया, ठीक है। कंजर्वेशन प्लानिंग ऑन वाटर सेट बेसिस, वाटर सेट बेसिस के आधार पर कंजर्वेशन की प्लानिंग और सॉइल की वैल्यूएशन कैसे होगी, ठीक है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी उत्पादकता क्या होती है और इसमें कमी किस चीज़ की होती है, किस तत्व की कमी होती है, ठीक है, और इसकी समस्या क्या है, इसको कैसे हम इसकी समस्या का समाधान निकालेंगे, क्योंकि वी आर एग्रीकल्चरल स्टूडेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजी फॉर
स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रेनफेड एग्रीकल्चर एरिया इन उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा आपका, रेनफेड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, इस प्रकार से आपका ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और फिर इसमें पूछ लेगा रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ उत्तर प्रदेश इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में सर्वाधिक रेनफॉल होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ठीक है। अब इसमें टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर में कौन कौन सी तकनीकियां हैं जो प्रोडक्शन करती हैं रेनफेड एग्रीकल्चर को, ठीक है। या फिर एग्रीकल्चर में बाढ़ से बचाने के लिए कौन सी प्रजाति का हम धान की किस प्रजाति का बुआई करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब आगे बढ़िए, नेसेसिटी एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब ये एग्रोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। नेसेसिटी एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक, ये नेसेसरी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप क्या है, इसके करने से क्या क्या आपकी प्रोडक्शन या फिर आपके उत्पादन में क्या फर्क पड़ता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका स्कोप हो गया, फिर नेसेसरी, ये क्यों आवश्यक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा आपसे कि फर्स्ट स्टेट, वह प्रथम राज्य कौन सा है जो पूर्ण ऑर्गेनिक फार्मिंग पर डिपेंड है, या फिर कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को डेवलप किया कंप्लीटली रूप से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, व्हाट इज इरिगेशन, एक इरिगेशन होता है एक फर्टिगेशन होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। और ड्रेनेज और इरिगेशन में बहुत अंतर हो जाता है। इरिगेशन सिस्टम आपके फील्ड में लगती है, फील्ड में देखा जाता है, और ड्रेनेज सिस्टम जो आपका है ये अपने आसपास के घर के आसपास में जो नाला नालियां हैं, या फिर जैसे शहरों में ज़्यादा पानी भरा जाता है तो ये कहा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का ठीक नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। आपने देखा होगा कि शहरों में जो भी स्टूडेंट रहते होंगे या फिर गए होंगे तो देखे होंगे, या फिर गांव मोहल्लों में भी आपको देखने के लिए मिला होगा कि पानी कहीं पर जल भराव ज़्यादा अत्यधिक हो जाती है, उसी को कहते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। इसकी परिभाषा देख लेंगे और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेंगे। फिर इरिगेशन देखेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ इरिगेशन, ठीक है। फार्म मैनेजमेंट एंड इट्स स्कोप, इकोनॉमी का पोर्शन चल रहा है अभी भैया, फार्म मशीनरी का ये पोर्शन है, बीएससी में आपने फार्म मशीनरी जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फार्म मशीनरी का फार्म मैनेजमेंट का स्कोप क्या है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें 7-8 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और इसकी महत्वता क्या है फार्म मैनेजमेंट का, और फार्म क्या होता है, सबसे पहले आपको जरूरी है जानना फार्म क्या होता है, ठीक है। और इसकी स्कोप क्या है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आ गया, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स में तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का रोल क्या है, इसमें जीडीपी में क्या रोल है, पूरे भारत में क्या रोल है, पूरे विश्व में क्या रोल है, उत्तर प्रदेश का क्या रोल है, किस फसल का रोल जीडीपी में हाईएस्ट है, किसका कम है, इन सब चीज़ों को इसमें अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, फार्मिंग सिस्टम क्या है, किस प्रकार का है, और इसके कौन से ऐसे फैक्टर, कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, उनको व्याख्यान करिए, मतलब उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अब एक्सटेंशन आ गया, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड रोल। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी महत्ता क्या है, एंड मेथड ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, इसकी तरीके क्या है एक्सटेंशन प्रोग्राम के। फिर कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन क्या है, इनोवेशन एक्सटेंशन को कैसे अडॉप्ट किया, ठीक है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, यहाँ पर टी एंड वी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत एक आपको आ जाएगा क्वेश्चन, टी एंड वी सिस्टम कब चला था, ठीक है, यह एस्टेब्लिशमेंट। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वेरिएशन और हेरिडिटी क्या है, और इसके कौन से, अब इसमें जेनेटिक्स में आ गया हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ आपके ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये किसके
पिता कहे जाते हैं, तो अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन बना, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, व्हाट डू मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं जो मेजर मुख्य फील्ड क्रॉप जो है उनको इम्प्रूवमेंट करने के, मतलब कम लागत में अत्यधिक उत्पादन, ठीक है। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, इसके मेथड के ब्रीडिंग क्या है, कई प्रकार के ब्रीडिंग्स आपके इसमें होते हैं, इसके कौन कौन से तरीके हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। टू द सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप, ठीक है, इसमें जैसे कि हमने इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग बताया, तो वही सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, तीनों आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन एंड सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी किस में पाई जाती है, तो ये आपका आंवला में पाया जाता है, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी किस में पाई जाती है, ये चीज़ इसमें ऑप्शन देके पूछ लेगा किस क्रॉप में मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी डिफिनेशन पूछ लेगा। इंट्रोडक्शन क्या है, सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है। फिर आप सीड साइंस में आ जाएंगे, सीड टेक्नोलॉजी में व्हाट डू मीन बाय सीड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, सीड टेक्नोलॉजी क्या है और इसकी महत्वता क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन, उत्पादकता क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड टेस्टिंग ऑफ सीड, सीड की टेस्टिंग कैसे करते हैं, सीड की वाइबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, सीड की टेस्टिंग कैसे होती है और उसके मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी भी फील्ड में गए तो सीड को कैसे उपचार करेंगे, ठीक है। सीड उपचारित करने के उपरांत ही आप फील्ड में जब डालते हैं किसी भी एंजाइम का यूज करके, किसी केमिकल का यूज करके, तो आपका जो सीड की जर्मिनेशन परसेंट होती है तो वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। रोल ऑफ नेशनल एंड स्टेट्स सीड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन, विक्रय केंद्र हैं उनका क्या अहम रोल होता है, ठीक है। तो पहले आपको इसमें पढ़ना होगा कि सीड विभाग के कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट सीड, इम्प्रूव्ड जो सीड होती है उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का करने का तरीका। अब इसमें आ जाएंगे क्रॉप फिजियोलॉजी, ठीक है। ये सब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी एजी में जो आपने पढ़ा बस वही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होती है और इसकी सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर क्या है, इसमें एग्रीकल्चर में इसकी आवश्यकता या महत्ता क्या है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषित करना, ठीक है। अवशोषित और इसकी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, वाटर की अवशोषण और ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन क्या है एंड वाटर इकोनॉमी क्या है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बस इसमें अध्ययन करना है। उसके आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कहाँ पर होता है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, इन सारी चीज़ों को, डार्क रिएक्शन किसने दिया, क्रैब एंड साइकिल कहाँ होती है, इन सारी चीज़ों को फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है। मॉडर्न कंसेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, कौन से सोलर रेडिएशन होते हैं, ठीक है। एरोबिक एंड एनएरोबिक रिएक्शन या रेस्पिरेशन, एरोबिक किस पार्ट में होता है, एनएरोबिक किस पार्ट में होता है, कितने एटीपी का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, कितना प्रोड्यूस करते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैसे हैं, जैसे IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड हो गया, NAA हो गया, नेफ्थेनिन एसिडिक एसिड हो गया, मतलब जड़ जैसे आप मान लीजिए किसी भी पौधे का प्रोपोगेशन कर दिया, प्रवर्धन कर देते हैं, तो प्रवर्धन करने के बाद जैसे मान लीजिए ये आपका पौधा है, सपोज कीजिए हम इस चीज़ को, ये पौधा है, ठीक है, और हमने इसमें प्रोपोगेशन किसी भी मेथड के द्वारा, चाहे पैच बडिंग कर दिए, चाहे टी बडिंग कर दी, या फिर कोई बडिंग हमने इसमें कर दिया, ठीक है। अब इस पौधे में हम जब दूसरी पौधे का ब्रांच सेम स्पीसीज का ला करके इसमें पेनिट्रेट करेंगे, मतलब इसको एडजस्ट करेंगे, तो उसमें जड़ बनने के लिए एक सहायक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एलिमेंट का, उस एंजाइम का क्या नाम है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग अवश्य ध्यान रखेंगे। तो इसमें जब ये जड़ बनने के लिए इसमें हम लाएंगे, उसका स्प्रे कर देंगे और उसके बाद 4-5 दिन में इसमें जड़ें
बन करके आ जाएंगी, ये ब्रांच बिल्कुल इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, या फिर इथेनॉल का प्रयोग कर लेते हैं, इथिलीन का प्रयोग कर लेते हैं। इथिलीन आपको फल पकाने के लिए उपयोग करता है, और उसके बाद फिर Na या फिर Na3 जो आपके हैं ये आपको फूल बनने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, ये आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए। ठीक है, एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंस, हमने जैसे कि बता दिया इसका एक्शन कार्य क्या है और इसकी महत्ता क्या है। तो महत्ता यही है कि जड़ बनने के लिए सहायक है, वो हमारे लिए बस महत्वपूर्ण है प्रोपोगेशन करते समय। ठीक है, अब आगे देखें इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या है, अब क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स एंड कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट्स, ये आ गया आपका हार्टिकल्चर पोर्शन। ठीक है, हार्टिकल्चर यहाँ से चालू हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखेंगे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, किस प्रकार के टेम्परेट क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये सारी चीज़ों को इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। कि मेजर फ्रूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर फ्रूट्स और माइनर फ्रूट्स दोनों में देख लीजिएगा अंतर। कहने का सेंस ये है कि मेजर फ्रूट आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आप अपने आसपास में देख लेंगे जितने भी फल फूल दिखाई देंगे तो उसमें मैक्सिमम जो होंगे मेजर फ्रूट के अंतर्गत आएंगे, जैसे आम हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, पपीता हो गया, ये सारे आपके मेजर फ्रूट में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका कीवी हो गया माइनर फ्रूट में आता है, ड्रैगन हो गया माइनर फ्रूट आता है, स्ट्रॉबेरी आपका माइनर फ्रूट में आ जाएगा, डुरियन फ्रूट आ जाएगा, और सारे ऐसे हैं जो आपके माइनर फ्रूट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप। वेजिटेबल्स क्रॉप, अब इसमें एक क्वेश्चन आपका पूछ लेगा कि जैसे किसी एक वेजिटेबल्स का नाम दे देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका आलू है, तो आलू का किस प्रकार का वो फल है, मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड स्टेम है, या फिर स्टेम है या फिर रूट है। ठीक है, तो मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल में कौन कौन से आपके आ जाएंगे, नीम आ जाएगा। ऑर्नामेंटल मतलब ऑर्नामेंटल का सेंस ये होता है कि ये इसका डिफिनेशन, सबसे पहले जब आप इसका डिफिनेशन जान जाएंगे ना, ऑर्नामेंटल का औषधि युक्त पौधे को ऑर्नामेंटल प्लांट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, पैकेज एंड प्रैक्टिस, इसके पैकेज और प्रैक्टिस एंड साइंटिफिक बेसिस फॉर द सेम, इसके साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति पर हम इसको कैसे पैकेजिंग करेंगे। प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो हम जैसे अब देखते होंगे मार्केट में स्ट्रॉबेरी एक डब्बे में आती है। ठीक है, तो उसको उसमें देखे होंगे कुछ छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, वो इसलिए कटिंग की जाती है कि इसको प्रॉपरली एयर मिलता रहे, जिस कारणवश वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, या फिर कोई भी फल हम इस प्रकार से पैकेजिंग उसका प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रिजर्वेशन यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कैनिंग, आपने नाम सुना होगा, डिब्बा बंद प्रजातियों को कैनिंग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, लीची में यह अत्यधिक देखने को मिलता है कैनिंग। ठीक है, तो इसको प्रिजर्वेशन करते समय इसमें किसी एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि जैसे मान लीजिए किसी पेयुक्त जैसे आपने मिक्स फ्रूट का नाम सुना होगा, रियल जूस, तो उसकी जो पैकेजिंग प्रिजर्वेशन होती है उसमें कौन सा केमिकल का यूटिलाइजेशन किया जाता है, या फिर उसमें कौन सा केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो रियल जूस में मिलाया जाता है। आप इस चीज़ को कंठस्थ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें फ्लोरिकल्चर इंक्लूडिंग राइजिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, फ्लोरिकल्चर इसमें पढ़ना पड़ेगा और ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसमें पढ़ना पड़ेगा। डिजीज एंड पेस्ट ऑफ वेजिटेबल फ्रूट ऑर्नामेंटल सीरियल्स, मतलब रोग और इसके कीट कौन कौन से लगते हैं इसमें, किसमें, पल्सेस, सीरियल्स, ऑर्नामेंटल, वेजिटेबल, फ्रूट, इसमें सब में पढ़ेंगे। सीरियल्स में आपको इकोनॉमी, पल्सेस में आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, ऑर्नामेंटल, फ्रूट, वेजिटेबल, और इसमें प्रिजर्वेशन, और फिर इसमें ये सारी चीज़ें आपको हार्टिकल्चर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए आयल सीड आपको एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में, और फाइबर, शुगर एंड कैश क्रॉप, ये आपको आप उत्तर प्रदेश, इसमें आपको एक चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट इस प्रकार से बना लीजिएगा, एक तरफ यूपी लिख लीजिएगा, एक तरफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन आप इस प्रकार से चार्ट बना लीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा राइस, राइस आपका फर्स्ट ऑप्शन पे है या फिर सेकेंड नंबर पे है, जो भी है आप इस प्रकार से आप एक चार्ट बना लेंगे तो इससे आसानी हो जाती है याद करने में। ठीक है, अब आगे देखिए एंड मेजर कंट्रोल प्लांट डिजीज। जैसे मान लीजिए आपके खेत में, धान के खेत में
खैरा रोग लग गया, सपोज ये इट्स वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर, धान में खैरा रोग लग गया, किस तत्व की कमी से लगता है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि जिंक की कमी से लगता है, ठीक है। तो इसमें कौन से केमिकल का हम और कितना क्वांटिटी डालेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लांट्स में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, चौड़ी पत्ती। चौड़ी पत्ती गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को, या फिर गेहूंसा, गेहूं का मामा, या गुल्ली डंडा के नाम से जिसको जाना जाता है, उसको किस केमिकल के थ्रू हम फील्ड से रिमूव कर देते हैं? जैसे सेंस ये है कि चौड़ी पत्ती खरपतवार नाशी या गेहूं के मामा को नष्ट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं? तो आप जानते होंगे किसका इस्तेमाल करते हैं? 2,4-D, ठीक है। 2,4-D इसको कितने ppm में आपको लेना चाहिए? तो 20 ppm से, ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। 20 ppm से अधिक जब आप जाएंगे तो ये दवा के रूप में काम करेगा। अगर 20 ppm से आप कम कर लेंगे इसका यूज, तो जानते हैं क्या होगा? एंजाइम के रूप में काम करने लगेगा, दवा के रूप में काम नहीं करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट। इसमें आपका पेस्ट एंड डिजीज, ये अब आपका आ गया किसमें? एंटोमोलॉजी में। ये आईपीएम आ गया, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, ठीक है। ये आईपीएम के अंतर्गत आ गया है। एंटोमोलॉजी में फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड इन इंडिया, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी और प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे एक चीज़ कि आप एसटीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, डीएचओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे तरफ से एक पर्सनल ओपिनियन हमारा ये रहेगा कि कोशिश ये करिए आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि मेंस आपको इंग्लिश में ले, जिसने नहीं लिखा, इंग्लिश में महत्वता दी जाती है। विदाउट इंग्लिश में आपको वहाँ पर मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि आप हर जगह इंग्लिश लिखने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि आप एक एसटीए की पोस्ट पर विराजमान होने जा रहे हैं, जो ग्रुप बी की पोस्ट है, सेकेंड क्लास की पोस्ट है। अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी आपकी वर्चस्व बना रहेगा, माता पिता का नाम रोशन होगा, और बाकी आगे आपको प्रमोशन भी मिलेगा, ठीक है। तो बस यहीं पर आपको प्री का सिलेबस हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजनाएं एवं पाठ्यक्रम, इस विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। इसके पहले अगर जो भी स्टूडेंट हमारे संस्थान के माध्यम से तैयारी करना चाहता है तो आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, तैयारी करिए। और जो लोग कोर्स हमारा इनरोल करना चाहते हैं तो आप इसमें 90 26 97 48 41 इस पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। आपको हमारे माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस हमारे संस्थान में चल रही हैं, तो आप लोग इसको जुड़ करके, जो भी स्टूडेंट अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, बढ़िया से अच्छे से करिए, ठीक है। बाकी हमारी सारी क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट हो गई हैं। चलिए अब इसमें हम आ जाते हैं थोड़ा मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ के थोड़ा सा बता देते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, जैसे सामान्य हिंदी एवं निबंध। इसमें ये ऑब्जेक्टिव होगा, सामान्य हिंदी में कुछ पोर्शन, ठीक है, इसके लिए 2 घंटा होगा, 100 अंक का, 100 नंबर का हिंदी आएगा, परंपरागत निबंध आएगा इसमें, ठीक है। इसमें हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा और निबंध भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद वैकल्पिक विषय का मतलब ये है कि आप जिस ब्रांच से एग्जामिनेशन देंगे, जैसे एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी ब्रांच से भरेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री से हैं तो बायोकेमिस्ट्री से, एंटोमोलॉजी से हैं तो प्लांट प्रोटेक्शन में जाएंगे, और फिर आपका जेनेटिक्स वाले जेनेटिक्स विभाग में जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से आपका एक डीओ का होता है डेवलपमेंट ब्रांच में। डेवलपमेंट ब्रांच में सभी स्टूडेंट जा सकते हैं, एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं तो सभी लोग
डेवलपमेंट ब्रांच में जाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एंटोमोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, एग्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा और हार्टिकल्चर पढ़ना पड़ेगा, साथ में हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप उस डिपार्टमेंट में जाइए और एक अपना सक्षम सीट हासिल करिए, आप उसके लिए डिजर्व करते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब किए रहिए। धन्यवाद।